हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर लेवल का है, जिसको हम पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस कहते हैं। सो पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को आज हम लोग देखेंगे बेसिकली, और नेचुरल वर्ल्ड में वो कहाँ नज़र आता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी ध्यान से सुनिए और समझिए। आपको याद होगा कि बचपन में सावन के महीने में आप लोग जो है, सावन का महीना मीन्स मानसून सीजन है ना, रेनी सीजन। सो बेसिकली उसमें आप लोग क्या करते थे कि जब स्कूल की बस का इंतज़ार किया करते थे कहीं रोड पर खड़े रह के, तो वहाँ पर आपको साइड में आपके पैरों के आसपास कहीं पे गिरा हुआ इंजन ऑयल जो होता था, इंजन ऑयल, उसके ऊपर आपको जो है कलर्स नज़र आते थे, और आप अपने दोस्त को बताया करते थे कि देख देख रेनबो देख, है ना? तो उसे आप रेनबो समझा करते थे, लेकिन वो रेनबो नहीं है। दरअसल वो है पॉलीक्रोमैटिक interference of light due to thin oil films। सो बेसिकली वो पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, ठीक है? यानी कि जो सूरज की रोशनी उस ऑयल फिल्म पर पड़ रही है, तो वो ऑयल फिल्म के थ्रू जब सूरज की रोशनी पास होती है, तो आपको अलग अलग कलर के ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिलते हैं। तो बेसिकली कुछ कंडीशंस हैं जो हम अभी ऑब्टेन करेंगे। वो कंडीशंस जो लाइट सेटिस्फाई करेगी, ब्राइटनेस वाली कंडीशन, तो वो लाइट आपको नजर आएगी, वो कलर आपको नजर आएगा। और जो कलर या जो वेवलेंथ डार्कनेस की जो है कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो बेसिकली आपको वो डार्क नजर आएगा। डार्क इन द सेंस वो नजर ही नहीं आएगा, वो कलर ही गायब हो जाएगा। एंड उस एंगल से, उस पर्टिकुलर एंगल से, अलग अलग एंगल्स पे देखने पर बेसिकली, क्योंकि लाइट अलग अलग एंगल से आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है और कलर्स बदल जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी सातों कलर एक साथ देखने नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग एंगल्स पे यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। फाइव सिक्स कलर्स आपको अलग अलग एंगल पे नजर आते हैं। सेवन कलर्स तो कभी नजर नहीं आएंगे। सो दैट्स नॉट अ रेनबो बेसिकली। सो पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन ऑयल फिल्म्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। इस पे ये फर्स्ट ईयर बीएससी लेवल का है, बट इसे ट्वेल्थ वाले बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अगर वो डिटेल में जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है उनकी सराउंडिंग के आसपास, अगर वो क्यूरियस हैं तो वो भी समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर बीएससी के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। एक बात दिमाग में बिठा के रखिए कि अगर आप एक ही मीडियम की बात कर रहे थे, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया था ना, कि एक ही मीडियम था, बीच में क्या था, सिर्फ एयर था। आप एक ही मीडियम की बात कर रहे थे और लाइट यहाँ से निकल रही थी, वहां से निकल रही थी, और फिर कहीं जाके मिल रही थी, स्क्रीन पे गिर रही थी। तो जो बेसिकली पाथ डिफरेंस आप ले रहे थे, पाथ डिफरेंस जो आप ले रहे थे, वो बेसिकली ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ही था, लेकिन वो नॉर्मल पाथ डिफरेंस बन जा रहा था। इन द सेंस सुनिए, ध्यान से सुनिए। S1P और S2P को जब आप सब्ट्रैक्ट किया करते थे, S1P और S2P को जब सब्ट्रैक्ट करके पाथ डिफरेंस निकाला करते थे, तो बेसिकली होता ये था कि एक्चुअल में आप जो है वो क्या करते थे ना, मैं बताता हूँ आपको। आप है ना म्यू टाइम्स S1P लेते थे, सॉरी S2P लेते थे, और म्यू टाइम्स S1P लेते थे, क्योंकि ये रे जिस मीडियम में चल रही है आपको वो मीडियम से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आपको ऑप्टिकल पाथ लेंथ मिलेगी। आप सिंपल पाथ लेंथ नहीं ले सकते। लाइट का पाथ लेंथ इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। और वैसे ही इसका जो है, ये जो मीडियम में चल रही है सेकंड वाली रे, उसका आपको मीडियम लेना होता था। लेकिन फॉर्चुनेटली दोनों एयर में चल रहे थे, तो जब वो एयर में चल रहे थे तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में वो चल रहे हैं उसका 1 था, एयर का 1 होता है। तो 1 और 1 वहां पे लगा हुआ था। तो बेसिकली आप सिर्फ S2P माइनस S1P लिखा करते थे, इस 1 को नहीं लिखा करते थे। वैसे अगर आप ग्लास के अंदर चल रहे हैं ना, तो भी आपको 1.5 S2P 1.5 S1P भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में देखा जाए तो। सेम मीडियम में रहेंगे ना, दिस थिंग कैन बी इग्नोर्ड। लेकिन अगर मीडियम आप चेंज करते हैं, तो बेसिकली वहां पर जाके जो है आपको चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, और आपको जो रे जिस मीडियम में चल रही है वहां से चीजें लेनी होती हैं, उस मीडियम की लेनी होती हैं, उस म्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। इस बात को जरा याद रखिएगा। सेम ही मीडियम के अंदर जब इंटरफेरेंस हो रहा था, सिंपल दो रेज से हो रहा था, मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था? मतलब ब्राइट स्पॉट के लिए व्हाट वाज द कंडीशन? ब्राइट के लिए कंडीशन वाज
कि पाथ डिफरेंस जो भी है, लेट्स से डेल्टा एक्स या एक्स, जो भी आप कहना चाहें, नाम दे दें, तो पाथ डिफरेंस जो भी था दैट वाज बेसिकली, एक सेकेंड, पाथ डिफरेंस को हम लोग ने ना एक नाम दिया था, दैट वाज डी साइन थीटा, या फिर एस टू पी माइनस एस वन पी, इस तरीके से हम लोग ने, या फिर सिंपली इसका नाम रखा था हमने डी साइन थीटा, या फिर रखा था हम लोगों ने एक्स डी बाई डी। तो दिस वाज द पाथ डिफरेंस एंड दैट वाज 2n टाइम्स लैम्डा बाई टू। ये ब्राइट के लिए था। और डार्क के लिए जो हमें आया था, ठीक है, एक ही मीडियम में जब ब्राइट एंड डार्क बनते हैं, दो लाइट से लेके, दो रेस से लेके, तो एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई टू। अब बेसिकली क्या हुआ कि ये जो ब्राइट एंड डार्क है, ये तो एक ही मीडियम के लिए ये फॉर्मूला था, बट ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं होने वाला है। वैलिड नहीं होने वाला है इसका मतलब सिंपली ये है कि सिचुएशन के हिसाब से ये चीजें ना इंटरचेंज हो सकती हैं। मतलब जो ब्राइटनेस की कंडीशन है वो डार्कनेस बन सकती है, डार्कनेस की कंडीशन ब्राइटनेस बन सकती है। तो वहां पे आपको चौंक नहीं जाना है, वहां पे आपको ये नहीं बोलना है कि अरे ये कैसे अचानक में हो गया। नहीं, हम मैथमेटिक्स करेंगे और उसमें बेसिकली आप देखेंगे कि चीजें बदल सकती हैं। हाँ, लेकिन इन जनरल ऐसा तो आप मान के चलिए कि यूज आपको यही सिचुएशन करनी है, फिर वो उस सिचुएशन के हिसाब से वहां पे फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, लेकिन शुरुआत आपको इसी से करनी है, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक। ये तो सब लोग जानते हैं कि जब दो लाइट रेज के बीच का जो पाथ डिफरेंस है या गैप है, लाइट रेज का लेंथ का जो गैप है, बेसिकली अगर वो इवन नंबर ऑफ हाफ लैम्डास रहेगा, इवन नंबर ऑफ हाफ लैम्डास, तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, ब्राइट बनेगा। वो तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, वो तो है ही बेसिकली कि आपको ब्राइटनेस चाहिए तो आपको मतलब यानी कि इवन नंबर ऑफ हाफ लैम्डास चाहिए, तभी तो भाई क्रैश पे क्रैश गिरेगा और ट्रफ पे ट्रफ गिरेगा और आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और वैसे ही जब आप ऑड नंबर ऑफ हाफ लैम्डास लेंगे तो आपका क्रैश पे ट्रफ और ट्रफ पे क्रैश गिरेगा और आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो ये कंडीशंस तो वैलिड हैं ही, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ब्राइटनेस की कंडीशन और डार्कनेस की कंडीशन बदल सकती है, तो आपको वहां पे चौंकना नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं कहना सर ये तो उल्टा हो गया, उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है। फिजिक्स सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, फॉर्मूले बनाता है। तो चलिए, आइए बेसिकली हम लोग समझते हैं कि थिन ऑयल फिल्म्स में आखिर इंटरफेरेंस होता कैसे। तो हम लोग एक सरफेस ले लेते हैं। सो दिस इज आवर सरफेस, इसका नाम रख देते हैं लेट्स से एक्स वाई सरफेस, सम एक्स वाई सरफेस। और वैसे ही एक इसको पैरेलल सरफेस ले लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख देते हैं एक्स डैश वाई डैश सरफेस, एक्स डैश वाई डैश सरफेस। मतलब एक्चुअल में हुआ क्या पता है, जमीन पे पानी वानी कहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, पानी वानी पड़ा है, और उसके ऊपर जो है मतलब यानी कि यहाँ पर तेल गिरा हुआ है। सो दिस इज ऑयल, ठीक है, ये ऑयल, ऑयल की पट्टी एक, ठीक है। इसको मैंने बहुत मैग्नीफाई कर दिया, मतलब इसको जब मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो ये मोटी सी पट्टी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बात समझिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एयर है, हवा है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। सो दिस इज एयर, सो दिस इज लाइक वाटर, दैट इज लाइक ऑयल, दैट इज एयर। और सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक बबल को देखें तो बबल की जो मेम्ब्रेन है, बेसिकली उसके ऊपर भी ये वाली थियरी अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा एयर, यहाँ पे होगा सोप, और यहाँ मतलब सोप वॉट एवर जिस चीज़ से बना है वो, और यहाँ पे हो जाएगा एयर। तो दिस इज ऑल्सो द थिंग, मतलब इसी चीज़ को है ना काट के इसको ऐसा रख दीजिए सिंपली। सो सोप है, एयर है, नीचे भी एयर है, समझ रहे हैं। तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो इन जनरल मैं क्या कर रहा हूँ ना कि बेसिकली तीन डिफरेंट मीडियम न लेते हुए सिंपली मैं इसको ऐसा कर दूंगा कि ऊपर एयर और नीचे एयर ले लूंगा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, मतलब चीज़ों को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और वैसे भी ये नीचे वाला जो मीडियम है ना, फिलहाल मेरे फर्स्ट डेरिवेशन में किसी काम का नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट पहुंचेगी वो तो ट्रांसमिटेड लाइट है, तो मुझे उसको नहीं देखना है, मुझे तो रिफ्लेक्टेड लाइट वाला देखना है। क्यों रिफ्लेक्टेड वाला लाइट वाला देखना है, क्योंकि भाई लाइट आके ऐसे गिरेगी, फिर कुछ तो चीज़ें अंदर अंदर होंगी, फिर उसके बाद में लाइट मेरी आंखों में जाके गिरेगी, क्योंकि मैं बाजू में खड़ा हूँ और मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, ज़मीन पे गिरे हुए ऑयल को, और फिर मुझे कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली मुझे तो सिर्फ रिफ्लेक्शन वाले पार्ट पे ध्यान देना है, ना कि मुझे ट्रांसमिशन वाले पार्ट पे ध्यान देना है। तो इस बात को ज़रा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस डेरिवेशन का नाम मैं लिख देता हूँ। तो ये तो मैंने आपको खाली एक फेनोमेनन का नाम बताया कि पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन ऑयल फिल्म्स, लेकिन अब मैं आपको जो है जिस डेरिवेशन का नाम बताता हूँ, जिस डेरिवेशन का नाम हम लोग रख देते हैं, डेरिवेशन कौन सा वाला है, किस बारे में, ये मैं लिख देता हूँ।
तो इट इज़ अबाउट बेसिकली इंटरफेरेंस, है ना? इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, ड्यू टू थिन फिल्म ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट का हम देख रहे हैं। बाद में हम ट्रांसमिटेड लाइट का भी देखेंगे, डोंट वरी। ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है? तो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो है हम बेसिकली इंटरफेरेंस देख रहे हैं ड्यू टू थिन फिल्म। ओके, तो अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए कि लाइट भले है तो वेव, लेकिन वेव तो एट द बैक ऑफ माइंड आपको रखना ही है उसको, कि भाई वो वेव है, दिमाग में रखना है। लेकिन मतलब जब हम चीज़ें डायग्राम वायग्राम बनाते हैं ना, तो रेज के फॉर्म में उसे दिखाना ज़्यादा आसान पड़ता है, ज्योमेट्री ईज़ी हो जाती है, बस यही बात है। बाकी ऐसा ये नहीं है कि वेव की ज्योमेट्री यूज़ करके आप बना नहीं सकते, बट इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, अदरवाइज़ कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हम लोग वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये हम लोग वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे, एंड सिर्फ उतना सा करने में ही इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। वो हम जब हाइगेन वाला पार्ट पढ़ेंगे, हाइगेन्स के प्रिंसिपल, तब मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे इट टेक्स टाइम। तो वेव थ्योरी गलत नहीं है, वेव थ्योरी के कोई शॉर्टकमिंग नहीं है यहाँ पे, वो समझाएगी, इंटरफेरेंस करवा पाएगी, लेकिन हम यहाँ पे लाइट को एक रे मानकर चलेंगे फिलहाल। हालांकि वो वेव ही है, बैक ऑफ द माइंड वेव ही है, लेकिन उसको बनाएंगे डायग्राम रे जैसा, ताकि ज्योमेट्री उसकी ईजी हो जाए और डेरिवेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो ये बात को जरा याद रखिएगा। ओके, तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मतलब डायग्राम रे वाला है, कॉन्सेप्ट पूरे वेव वाले हैं, ये याद रखिए। ओके, तो बेसिकली वापस से मैं सरफेस बना देता हूँ। तो यहाँ पर जो है एक मेरा सरफेस ये है, जिसका नाम है एक्स वाई, और दूसरा एक सरफेस है उसके नीचे, जिसका नाम है एक्स डैश वाई डैश। तो ये है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, अब लाइट रेज जो है आके गिरेंगी, तो ध्यान देना कैसे करके गिरेंगी। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइट रे आती है, इस पे स्ट्राइक करती है, इनकमिंग लाइट रे है। फिर इसका क्या होगा ना कि थोड़ा-सा देखो दुनिया में ना पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत ही कॉमन है। तो थोड़ा पार्ट जो है वो तो अंदर जाएगा, तो भाई थोड़ा-सा पार्ट को अंदर ले लेते हैं, ठीक है? थोड़ा पार्ट इधर आ गया। लेकिन कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी तो होगा ना, तो वो पार्ट इधर चला जाएगा, ठीक है? सो दैट इज़ अ रिफ्लेक्टेड पार्ट। तो याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन भी होता है साइड बाय साइड, ठीक है? तो रिफ्रैक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी है। ओके। अच्छा, अब उसके बाद नीचे जाके हाँ भाई ये वाला पार्ट जो टकराया है, तो इसका भी ऐसे ही होगा कि थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है? तो देयर विल बी सम स्मॉल रिफ्लेक्शन आल्सो, एंड बेसिकली देयर विल बी सम ट्रांसमिशन आल्सो। तो ट्रांसमिशन भी होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी है, ट्रांसमिशन भी है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हो रहा है। लाइट का जो थोड़ा-सा एम्पलीट्यूड है ना, वो बेसिकली इंटेंसिटी बेसिकली कह सकते हैं, वो गिर रही है, क्योंकि थोड़ी अंदर चली जा रही है, थोड़ी इधर बाहर चली जा रही है ना? वैसे ही थोड़ी-सी अंदर वापस लौट आ रही है और थोड़ी बाहर चली जा रही है। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हो रहा है। एनीवे, अब ये जो यहाँ पे जब टकराएगी, तो बेसिकली क्या होगा कि फिर से इसका कुछ तो पार्ट रिफ्लेक्शन होके अंदर आ जाएगा। बट ये पार्ट अभी मेरे किसी काम का तो नहीं है, बट मैं जस्ट एक बना के साइड में रख दे रहा हूँ। बट मैं एरो एरो कुछ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। हालांकि होगा उसके साथ भी वही, उसका भी फ्यूचर वही होगा कि वो भी रिफ्लेक्ट होगी इधर और इधर बाहर निकलेगी। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बिकॉज वो हमारे काम की ही नहीं है। हाँ, हमारे जो काम का है, मैं बेसिकली उसी को ज़्यादा अच्छे से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है फिर से कुछ पार्ट बाहर भी निकलेगा, है ना? कुछ पार्ट तो बाहर भी तो जाएगा ना, तो इस तरीके से होगा, कुछ पार्ट बाहर भी जाएगा। तो अब आप समझ गए डायग्राम कितना ईज़ी है। यहाँ से लाइट आई, उसके 2 टुकड़े हुए, फिर लाइट जब यहाँ गिरी तो उसके 2 टुकड़े हुए, फिर लाइट जब यहाँ गिरी तो उसके 2 टुकड़े हुए, ठीक है? जब लाइट इस पॉइंट पे गिरी तो उसके भी 2 टुकड़े हुए, इधर बाहर निकले और इधर निकले। तो इस तरीके से जो है आपको लाइट के डायग्राम्स बनाने हैं, कि जिसमें लाइट रेज़ जो है डिवाइड होती चली जा रही हैं। इसे हम डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड कहते हैं, बिकॉज़ एम्पलीट्यूड जो है गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा-सा कंप्लीटनेस लाने के लिए मैं ये भी बना दे रहा हूँ। वैसे हालाँकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं एरोज़ नहीं बना रहा हूँ वहाँ पे, दे आर अनइम्पोर्टेंट फॉर मी। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा ज़रा गौर कीजिएगा। हम चलिए इन चीज़ों को नेम करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एस रे थी, जो आके ए पॉइंट पर स्ट्राइक करी, फिर ये बी पॉइंट है ना? और फिर ये सी पॉइंट है। इस तरीके से हम अलग-अलग नाम दे सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स से दिस इज़ अ सी पॉइंट थोड़ा साइड में मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? और फिर बाद में जो ज़रूरी है हम उसी को देखेंगे, तो लेट्स कॉल दिस एज़ पी, लेट्स कॉल दिस एज़ क्यू। ओके? ज़्यादा लोगों को नेमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना आई थिंक नेमिंग काफ़ी है। अच्छा, चलिए कुछ नॉर्मल्स बना दीजिए, बिकॉज़ नॉर्मल्स बनाए बिना है ना, मतलब मज़ा नहीं आएगा, है ना? तो नॉर्मल्स भी हम लोग बना देते हैं।
लेट्स मेक सम नॉर्मल्स। तो ये जो है बेसिकली एक मेरी नॉर्मल हो जाती है ना? अभी तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंसेस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस या रिफ्रैक्शंस देख पाएंगे ना। फिर एक वैसी ही नॉर्मल जो है हम यहाँ भी क्रिएट कर देते हैं। दैट्स अ नॉर्मल अगेन। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। ओके, सो आई होप कि आपको ये सब नॉर्मल समझ में आ रहे हैं। ओके, अभी फिलहाल इतना काफ़ी है। ओके, अब ये नॉर्मल का चलिए कुछ नाम रखें, रख देते हैं। ये एन एन डैश हो गया, और बेसिकली इसका नाम भी कुछ ऐसा एम एम डैश रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये जो फिल्म हमने ली है इसकी कुछ थिकनेस भी तो होगी ना, ये जो ऑयल फिल्म है। अरे भैया, इसकी चौड़ाई भी तो कुछ होगी ना। तो इस चौड़ाई का एक नाम रख देते हैं। लेट्स कॉल दैट एज अ थिकनेस टी। तो वो ये चौड़ाई है, दैट इज थिकनेस टी। ठीक है, तो थिकनेस टी इसकी चौड़ाई है। अब एंगल्स में यहाँ पे लेबल कर देता हूँ। तो एंगल्स में लेबल कर रहा हूँ। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और क्योंकि वो सेम ही होता है तो आई लिखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये तो लॉ हमेशा वैलिड है दुनिया में। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लेते हैं। अच्छा, क्योंकि वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल है, तो बेसिकली आपको जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो बेसिकली इसे आर कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इस पॉइंट के लिए भाई, इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट बी के लिए ये इंसिडेंट रहे, ये रिफ्लेक्टेड रहे, समझ रहे हैं ना? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, तो इसको आर कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो आई होप कि आपको ये नेमिंग जो हम कर रहे हैं ना, लेबलिंग जो कर रहे हैं ना, ये चीजें बखूबी समझ में आ रही है, आई होप। ठीक है, चलो ये तो सब चीजें हो गई। अब आते हैं पाथ डिफरेंस की तरफ। तो हमें करना क्या है ना कि देखो, ये जो दो लाइट रेज हैं, ये वाली ना, एक ये और एक ये, यही तो मेरी आंख पे पहुंच रही है ना बेसिकली। और ये मेरी आंख एक स्क्रीन है। जब ये मेरी आंख पे पहुंचेंगी, बेसिकली मेरे रेटिना पे कन्वर्ज होंगी, और जिस तरीके का इनका पाथ डिफरेंस होगा, उससे मुझे बेसिकली पता चल जाएगा, मतलब मेरे ब्रेन को पता चल जाएगा कि वो कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो मेरे ब्रेन को वो कलर दिखेगा, नजर आएगा। मेरा ब्रेन वो कलर मुझे इंटरप्रेट करके बताएगा। और बेसिकली अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होती हैं पी और क्यू रेज, तो मेरा ब्रेन जो है उसको रीड नहीं करेगा। चलिए खैर, तो बेसिकली पी और क्यू के बीच में हमको पाथ डिफरेंस चेक करना है। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू रेज हम निकाल रहे हैं। सो पाथ डिफरेंस को डेल्टा कह देते हैं, और वो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। ये बात जरा दिमाग में बिठा लीजिए, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे मीडियम सेम नहीं है। देखिए देखिए, यहाँ पर एयर है ना, तो यहाँ पे जो मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो 1 है। और ये बेसिकली ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू है। ग्लास, सॉरी ग्लास नहीं है, ऑयल है। ऑयल का कुछ तो होगा, 1.4, 1.3, 1.7 कुछ तो होगा। तो बेसिकली म्यू टू इक्वल्स टू म्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, वैसे ग्लास भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्लास पे भी हमें कभी कभार कलर्स दिखते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ग्लास पे आपको भी उस पे भी कलर्स नजर आते हैं, तो वो रॉन्ग नहीं होगा ग्लास के। तो म्यू एक जनरल सा ले लेते हैं। तो पहला मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, दूसरे का म्यू है, दूसरे का म्यू है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे का म्यू है। ओके, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है डेल्टा। और वो बेसिकली क्या होगा ना कि जो दो रेज है ना, उनके बीच का पाथ डिफरेंस होगा। तो अब ये दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस आखिर निकाला कैसे जाए? तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक बेसिकली परपेंडिकुलर और बनाता हूँ। ये ट्रिक हमने ना कुछ पिछले डेरिवेशंस में भी इस्तेमाल की है, तो कोई चौंकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईज़ी है। इसमें हम क्या करेंगे ना कि सी से लेके यहाँ पे, मतलब सी पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है ना कि बेसिकली इसके आगे वाला पार्ट होता है ना, परपेंडिकुलर के आगे वाला पार्ट, वो बेसिकली एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल जब होगा वो वाला पार्ट, जब वो वाला पार्ट आइडेंटिकल होगा, ये और ये आइडेंटिकल होंगे, तो उनको हमको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमको कंसीडर क्या करना है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये टफ है, सुनिए। देखिए, अ, ये रे जो आई, ठीक है, ये रे यहाँ पे इस पॉइंट पे ए पे पहुंची। अब यहाँ से ही तो ये दो रेज बनी है ना, यहाँ से तो दो रेज बनी है ना, ये यही रे आखिर में जाके इवेंचुअली पी और क्यू बनेगी। तो पी और क्यू के बनने में, पी और क्यू के बनने में हो क्या रहा है ना कि ये जो क्यू वाली रे है ना, ये क्यू वाली रे,
इसने कितना लंबा डिस्टेंस मीडियम में कवर किया देखिएगा जरा। इसने नीचे गई, ए से बी, फिर बी से सी गई है, राइट? हाँ के ना? और उसके बाद इमर्ज हुई है, उसके बाद इमर्ज हुई है। अरे आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये ए से बी गई, बी से सी गई और फिर जाके इमर्ज हुई है। और ये बंदे का पी का क्या, पी का क्या? अरे वो तो सिंपली ए से यहाँ पे आ गया, ए से सिंपली वो यहाँ पे आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ए से वो यहाँ पे आ गया, तो ए से पी के डायरेक्शन में जो आ गया, तो वो उसका तो मतलब ये है बेसिकली एक्स्ट्रा पाथ, और क्यू का ये है एक्स्ट्रा पाथ। समझिए एक्स्ट्रा क्या है वो, उसको समझिए। यहां तक तो मान लीजिए कि इसी के अंदर ना पी और क्यू साथ में चल के आ रहे थे, पी और क्यू रेज है ना, इसमें साथ में चल के आ रहे थे। अरे भैया अब जो बंदा रिफ्लेक्ट हो गया ना, पी चुपचाप इधर चल के जा रहा है, लेकिन क्यू यहां पे अंदर गया, फिर इधर गया टकरा के, फिर बाहर आया। तो बेसिकली दोनों में जो फर्क है वो कितना है उसको समझते हैं। वो जो फर्क है ना बेटा, आप लोग समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, कि वो फर्क जो है ना वो ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी है। ए डी, इसका अगर नाम मैं डी रख दूं तो बेसिकली ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी, एक सेकेंड, उसका नाम ए डी है। तो अरे एम नहीं है उसका नाम बाबा, एम नहीं है। एम तो हमने यहाँ पे बनाया ना नीचे, मैं उसको थोड़ा दिखा देता हूँ नीचे, यहाँ पे हमारा एम, ठीक है? तो दैट इज माई एम, ओके। तो वो एम है ये पॉइंट। तो बेसिकली आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सुनिए, ए बी प्लस बी सी जो चला, अरे ए बी प्लस बी सी जो चला उसमें से आपको घटाना है ए डी, ठीक है? ए बी प्लस बी सी चला उसमें से घटाना ए डी। अब बेसिकली करना क्या है ना कि ये सिंपल सा पार्ट डिफरेंस तो है नहीं, तो यहाँ पे मीडियम 2 रहेगा और यहाँ पे मीडियम 1 रहेगा, ठीक है? क्योंकि ए डी जो चला गया है वो मीडियम 1 में चला गया है, और ए बी प्लस बी सी जो चला गया है, चला चला गया है मतलब यानी कि चल रही है रेज, तो वो मीडियम 2 में चली है। तो इस तरीके से आप लेंगे, तो आपको जो मिलने वाला है वो आएगा म्यू टू की जगह पे आप लिख देंगे म्यू ए बी प्लस बी सी, और यहाँ पे आप लिख देंगे 1 ए डी, मतलब सिंपली ए डी लिख देंगे, दैट्स इट, ठीक है? अब ये चीज करेंगे। इसमें एक और चीज आने वाली है, उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे, डोंट वरी। इसमें एक और चीज ऐड होने वाली है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे कुछ और आने वाला है, बट वो पहले नहीं, पहले इन चीज को ही निकालते हैं और देखते हैं क्या है। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि देखो इस लाइन के आगे, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसके आगे रेस सेम है, तो इनके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। तो सारा पाथ डिफरेंस इस डी पॉइंट के पीछे है, इस डी पॉइंट के पीछे है। तो एक्स्ट्रा पार्ट जो पी चली है वो ये चली है, और एक्स्ट्रा पार्ट जो क्यू चला है वो ये चला है, वो ये चला है, ठीक है? तो ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट और इसका एक्स्ट्रा पार्ट को सब्ट्रैक्ट करके अगर उसके अंदर हम बिठा सकें इवन नंबर ऑफ लैम्डास, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और उसमें अगर हम बिठा सके ऑड नंबर ऑफ लैम्डास तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को, ओके। तो बेसिकली अब ए बी प्लस बी सी और ए डी, ये तीनों चीजें निकालना अब हमारा कर्तव्य बन चुका है। अब हमें बस यही निकालना है, ए बी बी सी और ए डी। तो ए बी कैसे निकलेगा? तो देखिए भाई, ए बी को हम टी के टर्म्स में लेते हैं, बिकॉज टी ही एक खाली नोन चीज है। तो ये जो एम बी है ना, ये टी है, ठीक है? तो हम यूज करेंगे कॉस आर, ठीक है? सो फ्रॉम ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है भाई? इस ट्राइंगल का नाम है ए बी एम। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी एम क्या होगा ना कि cos r will be adjacent upon hypotenuse, so hypotenuse is ab, है ना? यानी कि ab की जो वैल्यू है मुझे t बाई cos r आ गई, करेक्ट है ना? तो ab की वैल्यू है t बाई cos r। अच्छा, ab और bc आइडेंटिकल है, सो ab इक्वल्स टू, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बट ab इक्वल्स टू bc इक्वल्स टू टी बाई कॉस आर। तो अब देखिए कितना जल्दी यहाँ का काम तो खत्म ही हो गया। आप समझ रहे हैं? मतलब ये देखिए ना भाई, ए बी और बी सी जो है ये कांस्टेंट है ना, मतलब सॉरी सेम है ना। आप आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? उसको प्रूव किया जा सकता है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ए बी और बी सी सेम है, और हमने उसको निकाल लिया टी के टर्म्स। अरे कॉस आर करोगे तो क्या आएगा भाई? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा ना। तो एडजेसेंट क्या है? एम बी है, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी है, और एम बी की वैल्यू क्या है? टी है, तो टी बाई ए बी, ठीक है? तो बेसिकली ये हो गया आपका ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू टी बाई कॉस आर। तो इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट करने के काम आएगी, ठीक है? ये जो मेन इक्वेशन है इसका नाम हम लोग है ना एक्स रख देते हैं कुछ, तो एक्स, ठीक है? इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो बेसिकली इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 की तरफ बनाने की तरफ आते हैं। बेसिकली अब हमें करना क्या है, एडी फाइंड आउट करना है। अरे भैया ए बी बी सी मिल चुका है, अब एडी के ऊपर आइए। तो एडी के लिए बेस्ट ट्राइंगल कौन सा है भाई, एडी के लिए है एडीसी ट्राइंगल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम ट्राइंगल एडीसी। अब ट्राइंगल एडीसी में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए ये एंगल आपको आई नजर आ रहा है ना, आई नजर आ रहा है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई होगा ना। अरे ये एंगल 90 माइनस आई होगा भाई, अंदर वाला डीएसी एंगल 90 माइनस आई होगा ना, क्योंकि टोटल एंगल तो 90 है ना। तो टोटल एंगल जब 90 है तो ये 90 माइनस आई होगा। और बेसिकली ये हो गया 90 माइनस आई, ये हो गया 90 मतलब 90। तो फिर ये कितना होगा, आई होगा। समझ रहे हैं आप। अरे ये एंगल आई होगा भाई, ये कोई मतलब बहुत बड़ी ज्योमेट्री नहीं है, बिल्कुल छठे सातवें क्लास की ज्योमेट्री है। कि ये आई है, ये 90 माइनस आई है, तो बचा हुआ आई रहेगा ना, क्योंकि अंदर बेसिकली टोटल एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 90 ये है, ये 90 माइनस आई है और ये प्लस आई है, तो बेसिकली आपको 180 मिल जाएगा। तो वो आई एंगल है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अच्छा लिसन, पॉइंट ए पर कहानी शुरू हुई थी, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं पहले, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, ओ सॉरी मैंने जगह नहीं छोड़ी उसके लिए, चलिए कर देता हूँ। तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, जो हम स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, बेसिकली साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू अ कांस्टेंट विच इज म्यू, विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के मुकाबले, विच इज म्यू टू बाई म्यू वन, विच इज सिंपली म्यू बाई वन, यानी कि म्यू। तो साइन आई बाई साइन आर इज म्यू, यानी कि साइन आई इज सिंपली म्यू साइन आर। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन ए। ठीक है, इसका नाम इक्वेशन ए रख देता हूँ। तो साइन आई इज म्यू साइन आर, इस बात को जरा याद रखिए। ठीक है, हाँ अब वो ले लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल एडीसी वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो ट्राइंगल एडीसी में हम देखेंगे कि साइन आई क्या है, साइन आई विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन आई अगर देखते हैं तो एडी अपॉन एसी आ जाएगा, राइट, एडी अपॉन एसी, क्योंकि एसी हाइपोटेन्यूज है, तो एडी अपॉन एसी आ जाएगा। तो बेसिकली साइन आई विल बी एडी अपॉन एसी, विच मीन्स एडी इक्वल्स टू एसी साइन आई। आप समझ रहे हैं हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अरे हम लोग एडी निकालने जा रहे हैं यार, इसलिए ऐसी शफलिंग करते हैं हम लोग ये सब चीजों की। एसी साइन आई, कोई भी चीज बिना मकसद के नहीं हो रही, हर स्टेप में के पीछे कोई ना कोई बात है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है ना कि एडी इक्वल्स टू एसी साइन आई हो गया, बट एसी खुद क्या है, एसी की वैल्यू क्या है। तो एसी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इट इज ट्वाइस ए एम, ए एम का डबल, अरे है ना, ए एम और एम सी सेम है, तो ए एम का डबल, तो ए सी इज ट्वाइस ए एम। सो ए सी इज ट्वाइस ए एम, यहाँ पे लिख देता हूँ, बट ए सी इज ट्वाइस ए एम, सो देयरफॉर ए डी विल बी हाउ मच, ए डी विल बी ट्वाइस ए एम साइन आई, है ना। इस तरीके से जो है हमारा ए डी टू ए एम साइन आई बन जाएगा। अब बेसिकली ए एम निकालना रह गया, है ना, हमें ए एम भी तो निकालना ही पड़ेगा। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या मैं यहाँ पे पहले ये यूज कर लूँ जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो इसको इसको मैं कह देता हूँ, बी नाम दे देता हूँ। तो पुट ए इन बी, तो जब मैं ऐसा करूंगा तो ए डी इक्वल्स टू टू म्यू ए एम साइन आर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि साइन आई क्या था, म्यू साइन आर, म्यू साइन आर, समझ रहे हो। अरे भाई म्यू साइन आर था, म्यू साइन आर दिख रहा है। तो ये चीज हो गई। चलो अब ए एम निकालते हैं, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे भाई, बेस्ट ट्राइंगल कौन सा है, फ्रॉम ट्राइंगल ए एम बी, है ना। देखो ट्राइंगल देखो, ए एम बी ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए एम बी, है ना, ये ट्राइंगल दिखा आप लोगों को। तो बेसिकली ये है ए एम बी ट्राइंगल। तो इसमें जो है मुझे ए एम निकालना है, तो भैया ए एम निकालना है तो सामने वाली साइड ए एम, तो मुझे साइन आर लेना पड़ेगा, साइन आर सामने वाली साइड चाहिए ना भाई, सामने साइन, समझ रहे हैं कितना राइमिंग है। तो अरे राइमिंग वाइमिंग कुछ नहीं यहाँ पे बट ठीक है। तो बेसिकली साइन आर जब हम लेते हैं तो इट इज ए एम अपॉन, एक सेकंड एक सेकंड, मुझे ए बी तो पता नहीं है ना, तो लेट्स टेक टेन आर, टेन आर, टेन आर इज बेस्ट, बिकॉज देखो देखो तो सोचो, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। हमें पता है वो लो ना, ए एम अपॉन एम बी लो, क्योंकि एम बी पता है, एम बी इज टी, टी इज अ थिकनेस ना, हमें वो पता है। तो बेसिकली ए एम अपॉन एम बी करके ले लो। ठीक है, इसका लेके कोई फायदा नहीं है ए बी को लेके, क्योंकि ए बी कोई जानकारी हमें है नहीं। तो बेसिकली क्या है ना, टेन आर इज ए एम बाई एम बी, विच मीन्स ए एम इक्वल्स टू एम बी टेन आर।
ठीक है, एम बी 10R, और एम बी क्या है, टी है, सो ए एम इक्वल्स टू टी 10R, ठीक है, ए एम इक्वल्स टू टी 10R। चलो ये तो आ गया हमें कि ए एम की वैल्यू टी 10R होगी। अब बेसिकली कहाँ गया हमारा वो इक्वेशन, हाँ ये वाला है ना, इधर यहाँ पे इसी में डालना था ना एम, तो इसका नाम मैं सी रख देता हूँ, ठीक है, और बेसिकली इसका नाम मैं डी रख देता हूँ। तो पुट डी इन सी, पुट डी इन सी, तो जब हम डी को सी में सब्सटीट्यूट करेंगे, ए एम की वैल्यू टी 10R डालेंगे तो देखिए क्या मिलता है, ठीक है, यहाँ पे ए एम की वैल्यू टी 10R डालेंगे तो ए डी की वैल्यू बन जाती है 2 म्यू, ए एम की जगह पे टी 10R, और फिर वहाँ पे साइन आर तो शायद पहले से ही लिखा हुआ था, करेक्ट, तो टी 10R डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, तो 2 म्यू टी 10R साइन आर। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 2 म्यू टी साइन आर बाई कॉस आर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे साइन आर पहले से ही था, तो साइन बाई कॉस है ना ये, तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमें चीजें आ चुकी हैं, दैट्स इट। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, समझ रहे हैं। अरे इक्वेशन नंबर 1 क्या था भाई, ये था इक्वेशन नंबर 1, ए बी और बी सी की वैल्यूज, अरे बिल्कुल परफेक्ट नंबर्स दिए मैंने, ए बी और बी सी की वैल्यूज निकाली, इक्वेशन 1 दे दिया, ए डी की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 2 दे दिया। तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 को जो है आपको सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन एक्स में, मेन इक्वेशन में, ठीक है। तो एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं यार, अच्छा नहीं लगता। तो बेसिकली लेट्स टेक दिस कलर, सो पुट इक्वेशंस 2 एंड 1 इन इक्वेशन एक्स, है ना, इक्वेशन एक्स में डाल देते हैं। तो भाई हमें क्या मिलेगा देखिएगा जरा, तो डेल्टा इक्वल्स टू, मतलब पाथ डिफरेंस जो है ना, पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू म्यू टाइम्स 2t बाई कॉस आर। ये 2t बाई कॉस आर भाई कहाँ से आ गया, ये देखिए, ये जो ए बी और बी सी है ना, उनकी वैल्यू क्या है, टी बाई कॉस आर है, तो टी बाई कॉस आर, टी बाई कॉस आर, 2t बाई कॉस आर, है ना, ऐड करके 2t बाई कॉस आर, तो ये हो गया माइनस 1 टाइम्स मतलब मीडियम 1 है ना, एयर है, तो इंटू मतलब सॉरी माइनस क्या आ रहा है अपना, इंटू नहीं, माइनस आ रहा है 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर, करेक्ट है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो डेल्टा इक्वल्स टू, यहाँ पे हम जो है 2 म्यू टी बाई कॉस आर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 2 म्यू टी बाई कॉस आर बाहर अगर हम निकाल लेंगे पूरा, तो हमें मिलेगा 1 - साइन स्क्वायर आर, एम आई करेक्ट, हाँ बिल्कुल राइट है। देखिए ना भैया, म्यू 2t और कॉस आर, ये सब फिक्स है, सेम है। तो बेसिकली जो है सब कॉमन निकाला, तो पहले वाले में तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ 1 बचा है, दूसरे वाले में तो साइन स्क्वायर आर बचा है, तो 1 - साइन स्क्वायर आर क्या होता है, कॉस स्क्वायर आर। तो डेल्टा हो जाएगा 2 म्यू टी बाई कॉस आर, और कॉस स्क्वायर आर, तो वो कैंसिल होके डेल्टा बन जाएगा आपका 2 म्यू टी कॉस आर, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, मैं कहूंगा, सुनिए जरा, इसको वाई कह देते हैं, वाई कह देते हैं, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि, मैं नहीं कहूंगा, सॉरी, जिसने कहा उसको उसको क्रेडिट दे देते हैं, सर गैब्रियल, सर गैब्रियल स्टोक्स, a very great mathematician. He has lot many contributions in physics also, but he was basically a very great mathematician. तो सर गैब्रियल स्टोक्स ने बताया था बेसिकली कि जब भी लाइट की रेज ट्रैवल करती हैं, ठीक है, और जाके मतलब रेरर मीडियम में से ट्रैवल करती हैं और डेंसर मीडियम की बाउंड्री पे टकराती हैं, डेंसर मीडियम जो है उसकी बाउंड्री पे टकराती हैं, तो क्या होता है ना कि फेज जो है ना उनका 180 डिग्री पलट जाता है, 180 डिग्री, तो हार्ड बाउंड्रीज पे ना, हार्ड हार्ड बाउंड्री कहेंगे, ठीक है, हार्ड बाउंड्री, अच्छा इसे सॉफ्ट बाउंड्री कहेंगे बाय द वे, क्यों, क्योंकि रे जो इसमें चल रही है ना वो डेंसर मीडियम में, और फिर बाहर निकलेगी तो रेरर मीडियम में जाएगी, तो ये हार्ड बाउंड्री और ये सॉफ्ट बाउंड्री। तो हार्ड बाउंड्री पर बेसिकली 180 डिग्री से पलट जाता है फेज, यानी कि जो क्रेस्ट था ना वो ट्रफ बन जाता है, जो ट्रफ था ना वो क्रेस्ट बन जाता है। अरे तो ये तो भैया उल्टा हो गया, यानी कि जो पाथ डिफरेंस ये एक्चुअल लंबाई के डिफरेंस से आया था, उसके अलावा भी एक 180 डिग्री का पाथ डिफरेंस है, आधे लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, 180 डिग्री मतलब आधा लैम्डा, अरे हाफ वेवलेंथ ना, क्योंकि पूरी वेवलेंथ क्या होती है, 360 डिग्री होती है, तो 360 डिग्री फेज होता है ना एक लैम्डा का, तो आधा लैम्डा भी आपको जोड़ना या घटाना पड़ेगा। समझिए इस बात को कि ये पाथ डिफरेंस तो आया ही था,
इस चीज की वजह से पाथ डिफरेंस तो आया ही था, जो एक्चुअल ट्रैवलिंग किया था उससे तो आया ही था। साथ में गैब्रियल स्टोक्स ने बताया कि हार्ड बाउंड्री पे हिट करेंगे तो आधे लैम्डा का पाथ डिफरेंस और आएगा। तो बेसिकली पाथ डिफरेंस अब सिर्फ इतना ही नहीं, सेड दैट व्हेन लाइट रे hits hits hard boundary, so an additional phase of lambda by 2 is introduced. सो एक एडिशनल फेज इंट्रोड्यूस हो जाता है लैम्डा बाई 2 के बराबर, लैम्डा बाई 2 ऐड हो जाता है उसमें, और ऐड करो या घटा दो यार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे इतना कुछ। तो देयरफॉर एक्चुअल डेल्टा इज योर 2 म्यू टी cos r plus minus lambda by 2, let's call that as equation z। सो पाथ डिफरेंस की इक्वेशन ये है, इस बात को जरा याद रखिएगा, 2 म्यू टी cos r प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, ये रहेगा, ठीक है। 2 म्यू टी cos r में प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि हार्ड बाउंड्री पे हमारी रे हिट कर रही थी, ठीक है। इस बात को जरा याद रखिएगा। अरे अरे आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं यार, आप लोग समझ पा रहे हैं बातों को कि भाई यहाँ पे आके हिट किया तो भैया ये जो दिख रही है ना ये वाली रे, ये पलट चुकी है, इसमें एडिशनल पाथ डिफरेंस आ गया है। तो न सिर्फ आपको एडी लेना है बल्कि वो प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 भी लेना है। ये तो जो अंदर गई है ना इसमें कुछ नहीं होता, ये एज इट इज रहती है। अरे दोनों रेज में नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों में आधा आधा का लैम्डा नहीं ऐड होगा, सिर्फ इस वाले में आधा लैम्डा ऐड होगा या घटेगा। समझो इस बात को, दोनों में ऐड होगा तो कैंसिल हो जाएगा फिर, क्योंकि हम इसमें से इसके पार्ट डिफरेंस में से उसके पार्ट डिफरेंस को माइनस कर रहे हैं, समझो। तो इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है ना उनमें इंट्रोड्यूस होता है, रिफ्रैक्टेड वाले में इंट्रोड्यूस नहीं होता, उसमें नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरा याद रखिएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो पाथ डिफरेंस एडिशनल लैम्डा बाई 2 आ गया। सो अब हम वही वही पुरानी कहानी कहेंगे कि वी नो दैट फॉर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है कि डेल्टा होना चाहिए 2n लैम्डा बाई 2। अरे भैया शुरू में ही बताया है, भूल मत जाना। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2n लैम्डा बाई 2, सो देयरफॉर 2n लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। तो मेरा बन जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2, करेक्ट है, क्योंकि ये बंदा उधर जाएगा, है ना। तो ये माइनस प्लस मतलब प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है प्रेफरेंस देने का कि माइनस पहले रखो कि बाद में प्लस रखो। तो प्लस माइनस माइनस प्लस एक ही चीज़ है, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में कहीं कहीं पे होता है उसका रिक्वायरमेंट भी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली 2n प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अरे भाई कॉमन निकाल लो ना लैम्डा बाई 2 यहाँ पे ले जाके, इसके पास कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब क्या है, वन मल्टीप्लाइड है, समझ रहे हो। तो भैया वो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, 2 म्यूटी कॉस आर इज 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये इक्वेशन किस चीज की बन गई भाई, ये इक्वेशन बन गई है आपकी ब्राइटनेस की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अजीब है। आप बोलेंगे सर अजीब क्यों है, अरे भैया भूल गए, याद करो, ये पाथ डिफरेंस है। और पाथ डिफरेंस जो है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू अगर इतनी आ रही है जो कि ऑड नंबर ऑफ लैम्डास है तो ब्राइट मिल रहा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट इन रियलिटी अगर सोचा जाए ना तो पाथ डिफरेंस सिर्फ ये नहीं है, एक्चुअल में तो पाथ डिफरेंस पूरा मिला के ये। तो इस चीज की वैल्यू तो भाई वही 2n लैम्डा बाई 2 जितनी रहेगी तो ब्राइट आएगा, और 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 जितनी होगी तो डार्क आएगा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड पे अगर हमने खाली इसको रख लिया और इसी को पार्ट डिफरेंस कहने शुरू कर दिया तो बेसिकली हमारे पास राइट साइड में देखिए कैसा आ रहा है ना। ये आ रहा है कि भाई ऑड नंबर ऑफ हाफ लैम्डास रहेंगे तो ब्राइट है। सो बेसिकली दिस इज कंडीशन फॉर ब्राइट, ठीक है। चलिए वैसे डार्क के लिए भी चेक कर लेते हैं। सो वी नो दैट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वी नो दैट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू शुड बी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, है ना, ये होनी चाहिए पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है वो इतनी होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे भी प्लस माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है। देखते हैं यूज अगर लगेगा अभी मुझे तो मैं लिखूंगा वरना नहीं लिखूंगा। तो डेल्टा इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो 2n माइनस 1, तो देयरफॉर एक सेकंड, देयरफॉर लिखा गया इधर, हाँ, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू
टू म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई टू। अबे आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? तो भैया ये जो अपने पास इक्वेशन आई है ना, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस इक्वेशन में यहाँ पे एक बार 2n लैम्डा बाई टू रख के देखूंगा और एक बार 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू रख के देखूंगा। बहुत जरूरी है इस बात को आपको समझना, ठीक है? तो एक बार 2n लैम्डा बाई टू रख के देख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू रख के देख रहा हूँ। तो बेसिकली जब मैं वो रख के देखूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे मिलेगा, हाँ मुझे जरूरत पड़ रही है, मुझे जरूरत पड़ रही है, प्लस माइनस वन ले लेता हूँ। तो 2n प्लस माइनस वन लैम्डा बाई टू लेता हूँ, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस लैम्डा बाई टू है। जब ये वहां जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस प्लस लैम्डा बाई टू। तो बेसिकली ये जो प्लस माइनस लैम्डा बाई टू है और माइनस प्लस लैम्डा बाई टू है, कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो याद रखना। तो बेसिकली मुझे आने वाला है फाइनली 2n लैम्डा बाई टू, सिर्फ इतना ही बचेगा। जो हमारा ये है ना 2n प्लस माइनस वन वाला पार्ट, वो प्लस माइनस वन लैम्डा बाई टू वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ, ठीक है? तो उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। सो विच गिव्स मी टू म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n टाइम्स लैम्डा बाई टू। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, राइट? अरे समझ में आई है कि नहीं भाई? तो ये जो चीज़ है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है किस चीज़ के लिए है, डार्क बैंड्स के लिए। तो डार्क बैंड्स के लिए। तो अब लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं इसको नाम एक दे दूं, लेट्स से कि इक्वेशन वी, और इसको नाम दे दूं इक्वेशन डब्लू। तो अगर जो कलर होगा, अलग अलग कलर्स गिरेंगे ना। अरे व्हाइट लाइट गिर रही है भाई, ये जो हमारी कहाँ गई भाई, ये जो हमारी एस ए रे है ना, ये व्हाइट लाइट है। तो व्हाइट लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जब ये गिर रही है तो बहुत सारे कलर्स निकलेंगे, बहुत सारे कलर्स के इंटरफेरेंसेस होंगे, समझ रहे हैं? सब कलर्स चलेंगे इधर, आपस में इंटरफेयर करेंगे, सारे कलर्स चलेंगे, आपस में इंटरफेयर करेंगे। तो जिसने कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर किया आपकी आंखों में वो कलर दिखेंगे, और जिसने डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर किया वो नहीं दिखेंगे। तो जिसने कंडीशन वी सेटिस्फाई की, जिस कलर ने कंडीशन वी इक्वेशन सेटिस्फाई की, वो दिखेंगे, और जिसने डब्ल्यू सेटिस्फाई की वो नहीं दिखेंगे, ठीक है? तो इसलिए एक दो कलर गायब हो सकते हैं रेनबो में से। और बेसिकली एंगल अलग अलग चेंज करोगे तो अलग अलग आपको इफेक्ट देखने मिलेगा, बिकॉज उस पर अलग अलग एंगल से लाइट गिर रही होगी, क्योंकि लाइट ऐसे भी गिरेगी, ऐसे भी जाएगी, ठीक है? तो लाइट के एंगल की वजह से भी पाथ डिफरेंसेस चेंज होंगे, इसलिए अलग अलग एंगल पे आपको अलग अलग कलर्स नजर आते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज बेसिकली समझ में आ गई। इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है, डेरिवेशन करते टाइम पे तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो याद रखना, सिर्फ ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी मत कर देना, बल्कि उनके रेस्पेक्टिव मीडियम से उनको मल्टीप्लाई करना, तभी जाके एक्चुअल में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा। और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है, न कि सिर्फ पाथ डिफरेंस। ये चीज याद रखना। फिर तो क्या है, ज्योमेट्री से ए बी बी सी निकालिए, एक इक्वेशन बोल दीजिए, फिर ए डी निकालिए ज्योमेट्री से, दूसरी इक्वेशन बोल दीजिए, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, और सब्स्टिट्यूट कीजिए, चीजों को काटिए पीटिए, और एंड में गैब्रियल का, सर गैब्रियल स्टोक्स का प्लस माइनस लैम्डा बाई टू ऐड कर दीजिए। समझ गए? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कि आपको खाली पता होना चाहिए कि डी पॉइंट से पहले ही पार्ट डिफरेंस है, डी पॉइंट के बाद तो चीजें बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली डी पॉइंट के पहले की चीजें अलग हैं, तो ए बी प्लस बी सी ले लिया, म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, और ए डी को ले लिया, वन से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस। और फिर उसके बाद में ज्योमेट्री से आपको ए बी बी सी निकालना है और ए डी निकालना है, दैट्स इट। और एंड में प्लस माइनस लैम्डा बाई टू ऐड कर देना है। फिर इंटरफेरेंस की कंडीशन रख देना है 2n लैम्डा बाई टू ब्राइट के लिए, और डार्क के लिए 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू।